Hello students. So this topic is about the effect of different power factor loads on terminal voltage. कि अलग अलग अगर हम पावर फैक्टर का लोड लगाएं तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक हम ये तो स्टडी कर चुके हैं कि आप कोई भी अगर लोड लगाते हैं तो जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है, ठीक है, मतलब लोड के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो हमें जितनी हम सप्लाई एंड पे दे रहे हैं उससे लेस मिलती है, क्योंकि बीच में ही हमारे ड्रॉप्स हो जाते हैं, कुछ आर्मेचर की रेजिस्टेंस में, कुछ हमारा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जिसको हम एक्स से आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ लीकेज रिएक्टेंस की वजह से, ठीक है, एक्सएल की वजह से। तो इन फैक्टर्स के कारण जो हमारा टर्मिनल पे वोल्टेज आता है वो हमें कम मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग पावर फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट है उस चीज़ में। तो अब हम यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है। आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में ये डिस्कस नहीं करूँगी। आपको अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप आर्मेचर रिएक्शन वाला भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि जो आपकी एक फ्लक्स इस तरह से हमारी फील्ड फ्लक्स अगर बनती है तो आर्मेचर फ्लक्स उसकी 90 डिग्री पे बनती थी, तो दोनों क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होते थे और इस तरह से हमारी यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स बनती थी, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब है, अब एक फील्ड फ्लक्स वैसे आपकी इस डायरेक्शन में थी तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स ऐसी पड़ गई, तो जो नेट फ्लक्स है वो कुछ इस तरह से हमारी टिल्ट टाइप की हो जाती है, ठीक है, टिल्टेड हमें मिलती है। तो वैसे तो मतलब सिर्फ इसमें डिस्टॉर्शन हो रही है, ठीक है, कोई रिडक्शन नहीं होती, बट एक्चुअल में हम थोड़ा सा रिड्यूस ज़रूर होता है, ठीक है, वो आप डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि जो नेट फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट हमारी कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है, कोई यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रही है यूनिटी पावर फैक्टर लोड की केस में। तो ये पॉइंट हमें तो लिखना है कि आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है और नेट फ्लक्स ऑलमोस्ट हमारी कांस्टेंट रह रही है, और आपको ज़्यादा मार्क्स पे आएगा तो आप वहाँ से आर्मेचर रिएक्शन वाला इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ सेकंड केस है आपका लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में हमें पता है आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग हमने पढ़ा था, देखिए जो आपका रेजिस्टिव वाला था उसके केस में क्या था, फील्ड एक डायरेक्शन में और उसके 90 डिग्री पे आपका आर्मेचर था, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था, ठीक है। अब इस केस में आप पास्ट लेक्चर देखना आर्मेचर रिएक्शन वाला, उसमें फील्ड की डायरेक्शन अगर एक ये है तो उसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट पे आपकी आर्मेचर की डायरेक्शन थी, तो नेट जो था ये दोनों ऑपोजिट थे, ठीक है। तो ये अब नेट इनका जो भी सम होगा वो QF माइनस QA होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्योरली इंडक्टिव का केस। अब इसमें भी मैंने 3 केस किए हैं, 2 केसेस हैं। एक है आपका प्योरली इंडक्टिव वाला, प्योरली इंडक्टिव मतलब 90 डिग्री आपका लैगिंग है, तो उस केस में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा है आपका 100% डीमैग्नेटाइजिंग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपका लोड RL लोड है या RLC लोड है, ठीक है, तो जो एंगल होगा वो लेस देन 90 लैगिंग होगा, है ना। अगर प्योरली इंडक्टर है तो 90 डिग्री लैगिंग होता है। अगर आपका लेस देन 90 डिग्री मतलब पावर फैक्टर है उसका, तो जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। प्योरली रेजिस्टिव के केस में 90 डिग्री था, प्योरली इंडक्टिव में हमने देखा दोनों ऑपोजिट आ जाते थे। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो जो आपका फ्लक्सेस की डायरेक्शन आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी 90 और 180 के बीच में आएगा। तो एक अगर ऐसा होगा तो दूसरा इस तरह से आएगा, ठीक है। आप ये इस चीज़ को आपने रफ में बना सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब जो QA है,
क्यू को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकती हूँ, एक इसका ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आएगा, ठीक है। तो ये मतलब डीमैग्नेटाइजिंग करेगा, और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो इसको क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा। तो अगर आपका RLC या RL लोड है और या फिर पावर फैक्टर लेस देन 90 है लैगिंग, तो जो आर्मेचर रिएक्शन है वो पार्टली मतलब आप कुछ हद तक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है और कुछ हद तक डीमैग्नेटाइजिंग है। पर जो भी है हो तो इसमें रिडक्शन ही रही है, तो नेट रिडक्शन फ्लक्स में थोड़ा गिरावट आएगी, उसकी वजह से दो वोल्टेज आएगी, टर्मिनल वोल्टेज वो भी क्या होगी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपका जो फ्लक्स है, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि फ्लक्स कट हो रहा था। अब वो फ्लक्स ही आपकी कम हो जाएगी तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसी होगी, कम होगी। आपके रेजिस्टिव वाले केस में हमने देखा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग थी और ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता था, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत उसमें भी डिक्रीज़ होता है, वो हम आगे कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप यही ध्यान रख लीजिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वहाँ पे जो ड्रॉप है वो नहीं आता, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है। और पर वहाँ पे रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली वाइंडिंग रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है वो तो आएगा ही, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप भी आएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप तो करेगी ही, वोल्टेज रेगुलेशन तो होगी ही, पर आर्मेचर रिएक्शन का वहाँ पे फ्लक्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इस केस में फ्लक्स आपकी कम हो गई है, ठीक है, नेट रिडक्शन हो चुकी है फ्लक्स में। अब हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अब हम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए देखते हैं, तो इसमें क्या है, नेट इंक्रीज हो जाता है फ्लक्स में। आर्मेचर रिएक्शन आपका मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। तो पहले प्योरली कैपेसिटिव की बात करते हैं, मतलब जब पावर फैक्टर आपका 90 डिग्री लीडिंग है, ठीक है। जब पावर फैक्टर बिल्कुल 90 डिग्री लीडिंग है, मतलब कैपेसिटिव लोड है, तो उस टाइम में जो हमारी फ्लक्सेस थी, आप आर्मेचर रिएक्शन वाला वीडियो देखेंगे अगर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही थी, फाई एफ और फाई ए दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एडअप हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपका लोड RC लोड है या RLC लोड है और जिस वजह से पावर फैक्टर लीडिंग है, मतलब अगर RLC होगा तो कैपेसिटिव XC ज़्यादा है आपका अगर, ठीक है, तो नेट कैपेसिटिव अगर आपका लोड है, ठीक है, तो उस केस में अगर एंगल 90 डिग्री लीडिंग से कम है, 100% 90 डिग्री नहीं है जो कि प्योरली कैपेसिटिव में होता है, तो अब जो आपकी फ्लक्सेस आएंगी वो कैसे आएंगी, अगर ये वाली डायरेक्शन आपकी सपोज़ फाई एफ की है, तो इन रेजिस्टिव में तो 90 डिग्री का गैप आता था दोनों में, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आता था, कैपेसिटिव में दोनों एक ही एंगल पे आती हैं, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है। फाई एफ अगर ये है तो इस तरह से फाई ए आएगा, ओके। अब अगर इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूँ फाई ए को, तो एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट इफेक्ट आपका इस और इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, और इसमें इस वाले कंपोनेंट फाई ए के और फाई एफ में मैग्नेटाइजिंग होगा। तो मतलब अगर RLC या RC लोड है तो कुछ हिस्सा उसका क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है और कुछ उसका मैग्नेटाइजिंग है, पर जो भी है इसमें नेट इंक्रीज़ है। तो नेट इंक्रीज़ है फ्लक्स में, मतलब कि आपका जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, अब वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अब जो फ्लक्स है वो आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे डिफरेंट पावर फैक्टर पे टर्मिनल वोल्टेज का। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड। अब हम अलग अलग पावर फैक्टर्स पे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका लोड है, अगर जब लोड आपका ज़ीरो है, ठीक है, तो उस टाइम वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है सपोज वो ये है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब अगर हम रेजिस्टिव लोड की बात करें तो रेजिस्टिव लोड में आपकी फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, तो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है आपकी वो भी हमारी क्या रहेगी, मतलब ऑलमोस्ट आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। पर ऑब्वियसली ड्रॉप तो होगा उसमें, क्योंकि जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप है और लीकेज रिएक्टेंस में है वो तो होगा ही, तो मतलब वो
थोड़ा फॉल तो करेगी ही आपकी, ठीक है। तो इस तरह सा ग्राफ आएगा टर्मिनल वोल्टेज का, ठीक है। धीरे धीरे वो फॉल करती हुई, ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो उसमें आपका टर्मिनल वोल्टेज पे थोड़ा थोड़ा फॉल तो होगा। अब अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव के केस में आपका जो फ्लक्स था वो डीमैग्नेटाइज होता है और कम हो जाता है, तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे इंडक्टिव लोड हमारा बढ़ेगा, तो अगर ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे था ये वाला ग्राफ, और अगर इंडक्टिव की बात करें तो वो और कम आएगा, ठीक है। तो ये आपका मान लो मैंने 0 पावर फैक्टर लैगिंग पे बनाया है, ओके। और अगर हम लीडिंग की बात करें, ठीक है, 0 पावर फैक्टर लीडिंग की बात करें, मतलब प्योरली लीडिंग अगर लें तो फ्लक्स आपकी मैग्नेटाइजिंग है, इंक्रीज़ हो रही है, तो मतलब टर्मिनल वोल्टेज उस केस में आपकी इंक्रीज़ होती है नेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 पावर फैक्टर लीडिंग का केस, ओके। और अगर आपका कोई मिडल में इनका है, ठीक है, आप कोशिश करना इनको इक्वल गैप पे बनाना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से नीचे से मैं दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ इस तरह से। और अगर आपका 0 पावर फैक्टर लैगिंग नहीं है, कोई बीच का पावर फैक्टर है, तो वो इससे थोड़ा ऊपर आएगा इस तरह से। ये आपका 0 पावर फैक्टर के लिए है, और ये आ जाएगा सपोज 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए आपने बनाना है, तो इस तरह से आएगा। उसी तरह अगर ये वाला हमने देखना है तो ये 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टर्मिनल वोल्टेज और लोड का ग्राफ बनेगा। तो अगर हम इसमें देख सकते हैं, अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका टर्मिनल नो लोड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें बात करें, लैगिंग के केस में आपकी वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आएगी, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। यूनिटी पावर फैक्टर में इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और लीडिंग के केस में क्या होगा, लीडिंग में जो VT है टर्मिनल वोल्टेज, वो आपकी नो लोड वोल्टेज से अब ज़्यादा हो रही है, ठीक है। नो लोड पे इतनी वोल्टेज है, और लीडिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है, 100% लीडिंग में। तो इसमें जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, देखिए अब VT आपका मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो नेगेटिव आएगी लीडिंग पावर फैक्टर में, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आपकी वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट करके लिख देना कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। अब इसमें आप वहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, तो नेट फ्लक्स रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो वोल्टेज ड्रॉप जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो रहा था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, वो रेजिस्टेंस में होगा, लीकेज रिएक्टेंस में होगा, पर XAR में नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपका 0 है वो वाला फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई डिक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। पर थोड़ा बहुत होता है, उसको हम अकाउंट नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लैगिंग में हमने देखा आधा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था और कुछ हिस्सा उसका डीमैग्नेटाइजिंग था, तो मतलब नेट रिडक्शन हुआ वहाँ पे, तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ हुआ, ये पॉइंट आपने लिखना है। और लीडिंग में आधा कुछ हिस्सा मैग्नेटाइजिंग था, कुछ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था, तो नेट इंक्रीज़ हुआ फ्लक्स में, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका इंक्रीज़ हुआ। और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन हमने देखा कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो हमने लीडिंग के केस में जैसे मैं बता रही हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। पर नेगेटिव हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, ये बात है, क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है आपका नो लोड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100। तो अब इस केस में हमने देखा टर्मिनल वोल्टेज आपका, क्योंकि आपकी फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई, नेट फ्लक्स, ठीक है,
तो उस वजह से जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए, ठीक है। पर क्या होगा, वहाँ पे ड्रॉप भी तो होगा ना, जो रेजिस्टेंस है आपकी वाइंडिंग की, ठीक है, और एक्सेल है उसमें तो ड्रॉप होगा ही, रेजिस्टेंस में, और जो एक्सेल में ड्रॉप है वो तो होगा ही। तो टर्मिनल वोल्टेज उसकी वजह से तो आपकी कुछ डिक्रीज़ तो होता ही था, वो तो होगा ही, क्योंकि बीच में यहाँ पे ड्रॉप होगा, पर फ्लक्स बढ़ने की वजह से वो थोड़ा इंक्रीज़ भी होगा। तो वीटी जो है वो नो लोड से ज़्यादा कब होगा, जो इनमें, जब इनमें जो ड्रॉप है, इंक्रीज़ जो है वो इसके ड्रॉप से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इसके ड्रॉप से कम है तो नेट फिर आपका रिडक्शन ही होगा। पर ऑब्वियसली जो रेजिस्टिव वाला जो ग्राफ बनता है उसके तो हमेशा वो अबव ही लाई करेगा। रेजिस्टिव के केस में हम कैसे बनाते हैं, देखिए, ये अगर लोड का एक्सिस है तो थोड़ा सा फॉल होगा, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से तो इतना नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, पर रेजिस्टेंस और उसमें तो ड्रॉप होगा ही। अब इंडक्टिव के केस में आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मतलब वो बढ़ रहा है वोल्टेज, पर रेजिस्टेंस और उसमें तो ड्रॉप होगा ही ना, तो मतलब जो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से वो ज़्यादा जब हो जाएगा तो नो लोड वोल्टेज से वो ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। पर अगर डिक्रीज़ जो है वो ज़्यादा है तो नेट डिक्रीज़ ही होगा, बट रहेगा इसके फिर ऊपर ही हमेशा, ठीक है। बस इतना सा बात बोलना था मैंने आपको कि हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव तभी होगा अगर वीटी आपका ई से बढ़ जाए। वो कब होगा, जब आपका नेट फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज राइज है वो ज़्यादा होगा और जो यहाँ पे ड्रॉप है वो आपका कम होगा, तो जो नेट है आपका वो इंक्रीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैपेसिटिव के केस में नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। हमेशा नेगेटिव होगा ये ज़रूरी नहीं है।